चंद एक चीज़ें ये मैंने ब्लॉग लिखा था और फिर मैंने अपने ख्यालात को फर्दर एक्सप्लेन किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो अब कोई स्टूडेंट किसी का कोई सवाल है इसके हवाले से, तो आप लोग पहले वो क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगा, अदरवाइज मैं जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ से आगे मैं शुरू करता हूँ इसके ऊपर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए जी, कोई हैंड रेज नहीं हुआ है तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई फिनिश्ड लास्ट टाइम। मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था और आज मैं आपको जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 थोड़ा सा एक ओवरव्यू ब्रीफ में दे देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कि जनाब रिटर्न्स फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि सैलरी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न के बारे में आपने ये देखना है कि सैलरी उसकी रिसीट बेसिस के ऊपर है और रिसीट बेसिस के ऊपर उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए, रिसीवेबल की बेसिस के ऊपर टैक्सेशन नहीं होती। रीइंबर्समेंट्स जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, लेकिन जो रीइंबर्समेंट पर्सनल पर्पसेस के लिए होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो तो फिर उसका आपने स्टेटस चेक करना है कि आया वो सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। और फॉर टैक्स ईयर 2020 सैलरी इंडिविजुअल वो आदमी है जिसकी या वो शख्स है जिसकी सैलरी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो। फिर मैं इसको एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया और साथ ये भी बताया कि टैक्सेबल इनकम को देखने के लिए एफटीआर इनकम को कंसिडर आपने नहीं करना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन का है वो मेरे पास है चेक फॉर एग्जेम्पशंस लाइक मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट के ऊपर सिर्फ आपने रिलाई नहीं करना। आपने जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, जब भी आप किसी की टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो आपने करना ये है कि उससे उसकी कंप्लीट ब्रेकअप चेक करें कि उसके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो कोई ब्रेकअप ही नहीं होता और वो सिंपली ग्रॉस सैलरी के ऊपर होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा हो कि उन्होंने कोई ब्रेकअप आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ तो आपको चाहिए कि आप उन्हें एडवाइज करें इस बात के ऊपर कि जनाब ये सैलरी जो है एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर, सैलरी का एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर बनाना ये कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी तो इट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल। तो एक टैक्स एफिशिएंट सैलरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर मेडिकल अलाउंसेस और इस किस्म की जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं उनका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा तो उनका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। आप लोग जब रिटर्न बनाए तो अगर आपको सिंपली कह के यार ये एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है इसी से बस फिल कर दो, तो आप बाद क्लाइंट आपसे कोऑपरेट नहीं करता, डाटा नहीं दे रहा होता, तो ऑब्वियसली उस वक्त तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। बट यू शुड ट्राई टू मेक हिम रियलाइज कि भाई अगर आप कंप्लीट सैलरी का ब्रेकअप देंगे तो उसमें आप ही का बेनिफिट है। तो कंप्लीट सैलरी का ब्रेकअप लें, उसमें ये देखें कि सैलरी के ब्रेकअप में बेसिक सैलरी कितनी है, एम्प्लॉयर ने अगर कोई एम्प्लॉयर व्हीकल वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है वो क्या है, मेडिकल अलाउंसेस कोई मिल रहे हैं, एग्जेम्पशंस की कोई मिल रही है, स्पेशल अलाउंस कोई मिल रहा है, और इसको आपने क्रॉस मैच भी करना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम इसलिए भी है क्योंकि मेडिकल अलाउंस या स्पेशल अलाउंस के अलावा एक जो है वो आइटम इन काइंड कोई सैलरी वगैरह भी होती है। ठीक है, मसलन सैलरी अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है तो साल की सैलरी 12 लाख रुपए हो गई, और अगर उसे व्हीकल मिला हुआ है एम्प्लॉयर की तरफ से जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, पर्सनल पर्पसेस के लिए व्हीकल मिला है, तो व्हीकल जो है उसकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 13 लाख रुपए। ठीक है, जो इन कैश सैलरी मिल रही है वो 12 लाख रुपए है। ये जो 1 लाख रुपए व्हीकल की वैल्यू है ये उसकी इन कैश सैलरी नहीं है, बल्कि ये एक परक्विजिट है, ये एक इन काइंड बेनिफिट है। टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए तो ये पूरी अमाउंट 13 लाख की आप कंसिडर करेंगे, लेकिन जब आप वेल्थ की कैलकुलेशन में जाएंगे, जब आप वेल्थ की कैलकुलेशन में जाएंगे तो इस नॉन कैश आइटम को आप एडजस्ट करेंगे।
क्योंकि देखें, अगर वो एम्प्लॉई को कोई तनख्वाह मिल रही है और उसे गाड़ी भी मिल रही है तो कैश मिलता है, तो कैश से क्या होता है, आप एक्सपेंस इनकर करते हैं, आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है। लेकिन जो गाड़ी मिल रही है उससे आपकी कोई वेल्थ तो इंक्रीज नहीं हो रही, वो तो गाड़ी आपको इस्तेमाल के लिए मिली, आपने इस्तेमाल करके एम्प्लॉयर को वापस दे देंगे। तो अगर आप उसको वेल्थ रिकंसिलेशन में पूरा 13 लाख रुपए दिखाएंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। वेल्थ रिकंसिलेशन में सैलरी 13 लाख की बजाय आप उसे एडजस्टेड सैलरी दिखाएं, ओनली वो सैलरी दिखाएं जो अदर देन नॉन कैश आइटम्स है। याद रखें कि जो आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो बुनियादी तौर पर एक तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और उसका जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज और फिर उसका बैलेंस जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के साथ जाके मिलना चाहिए। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो अकाउंटिंग में आप लोगों ने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, और आप ये समझें कि जब आप किसी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो फिर ये एक तरह से सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को ही आप देख रहे होते हैं, जहाँ पर कैश की यूजुअली आपके पास बैलेंसिंग फिगर होती है और एक्सपेंसेस भी आपके पास कुछ ना कुछ एस्टिमेट बेसिस पर होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैंड रेज करेंगे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। एक ये चीज़ याद रखनी है कि मेडिकल अलाउंस इज नॉट एग्जाम्ड इफ एनी मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना है कि मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन तो ज़रूर है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, जैसे आजकल मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड वगैरह बनवा देते हैं, तो इस सूरत में मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन ख़त्म हो जाती है। हमेशा अपने क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट लें और बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करें सैलरी ट्रांसफर बाय एम्प्लॉयर के साथ। तो अगर आपको ये लगता है कि यार जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट में सैलरी आ रही है और जो बैंक स्टेटमेंट में सैलरी आ रही है वो नेट ऑफ टैक्स फिगर्स मिला के बराबर बराबर आ रही हैं, तो फिर तो इसका मतलब है यू आर ऑन द करेक्ट लाइन। ठीक है, फिर आपकी वेल्थ और वेल्थ रिकंसलेशन सारा कुछ ठीक बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि भाई बैंक में पैसे को कोई थोड़े आ रहे हैं, कोई ज़्यादा आ रहे हैं, कोई डिफरेंट आ रहे हैं, तो फिर आपको उसकी रीजंस इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। मसलन उसकी रीजंस ये हो सकती हैं, हो सकता है एम्प्लॉय को कोई जैसे बाज़ आती है ऑफिशियल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे वो स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ कहीं ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं तो वो इकट्ठे ट्रैवल होके 2-3 महीने के इकट्ठे पैसे हुए एम्प्लॉय को जब मिले और वो अगर सैलरी के साथ पे हो गए तो वो लगेगा जैसे जनाब अगर किसी की सैलरी 50,000 थी और उसके 10,000 रुपए के वो हो गए, तो हो सकता है उसे सैलरी लगे कि यार ये तो 60,000 रुपये सैलरी होगी, जबकि जो 10,000 रुपये मिले हैं वो उसकी एक्सेस सैलरी नहीं है बल्कि उसकी रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। तो ये क्रॉस चेक करने से आपको एक फर्दर जो है ना डाटा पता लगेगा, फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास कि एक्चुअली एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर से पैसे कैसे आ रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब भी किसी आपके टैक्स पेयर का ऑडिट होता है तो उन्होंने सबसे पहले वो बैंक स्टेटमेंट उठाते हैं और उसमें क्रेडिट देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा भाई ये जो क्रेडिट्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट्स आ रहे हैं उनको ज़रा मैच करके दिखाएं जो एक्चुअल टैक्स रिटर्न है उसके साथ। तो बैंक स्टेटमेंट सैलरी जो आपको इंफॉर्मेशन है उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। हैंड रेस करेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है ना, एक तो आपके पास 3 किस्म के फंड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। एक अनरिकग्नाइज्ड फंड है, एक गवर्नमेंट फंड है। पहले गवर्नमेंट फंड जो है ना उसको एम्प्लॉयज को तो 7 खून माफ है, यानी ऑल एग्जेम्प्ट। ठीक है, एक है फिर आपके पास गवर्नमेंट फंड के बाद अनरिकग्नाइज्ड फंड। अनरिकग्नाइज्ड फंड ने
नो टैक्सेशन ऑन रेगुलर basis, only accumulated balance is taxable, और वो भी to the extent of employer contribution plus interest. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय की सैलरी है से ₹1 मिलियन, ठीक है, और 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ₹1,00,000। अब ये जो 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इसकी तो कोई टैक्सेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब ये सैलरी में आपने टैक्स दे दिया तो ये पैसे उसी सैलरी में से तो एम्प्लॉय लगा रहा है अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर, इसलिए इसकी तो कोई टैक्सेशन नहीं। फिर 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये यूजुअली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है नॉट टैक्सेबल एट दिस स्टेज। अनअप्रूव्ड फंड में, अनअप्रूव्ड फंड में यहां पर मैं लिख रहा हूं अनअप्रूव्ड फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये अभी टैक्सेबल नहीं होगा। इसी तरह उसके ऊपर फर्ज किया इंटरेस्ट आ रहा है से, उसकी अमाउंट है 20,000 रुपए, ये भी नॉट टैक्सेबल है एट दिस स्टेज। अनअप्रूव्ड फंड में ये सब नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट और लीविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉय receives accumulated balance of rupees say 5 million over the period of time, over the years फर्ज किया एम्प्लॉय को 5 मिलियन रुपया 50 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब इस 50 लाख रुपए में 3 कंपोनेंट्स हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 5 मिलियन का, ठीक है, इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस में बैलेंस टैक्सेबल फॉर ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर, यानी अगर 50 लाख है, फर्ज किया एम्प्लॉय के अपने जो पैसे हैं उसमें 2 मिलियन है, तो वो 2 मिलियन निकाल देंगे, बाकी जो 3 मिलियन रुपया है उसकी टैक्सेशन होगी, वो एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा बनेगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। उसमें भी एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट है, लेकिन वो अभी हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अभी तो मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जो रिटर्न के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये अनअप्रूव्ड फंड की डिस्कशन होगी, ठीक है। अप्रूव्ड फंड के अंदर फिर यही 3 चीजें होती हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस के स्टेज पे टैक्स नहीं होता है, बल्कि हर साल जब एम्प्लॉयर अपनी कंट्रीब्यूशन डालता है या इंटरेस्ट जब एम्प्लॉय के उसके बैलेंस में ऐड होता है, तो हर साल इसकी टैक्सेशन होती है। वो टैक्सेशन कैसे होती है फिलहाल मैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब आप लोग रिटर्न बनाएंगे अपने सुपरवाइजर से, अपने मैनेजर से उसको डिस्कस करेंगे तो वो फार्मूले वगैरह आपको पता लग जाएंगे। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आप रिटर्न के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो प्रोविडेंट फंड को आपने लाजमी देखना है कि प्रोविडेंट फंड, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है तो उसका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी फंड है, सुपरएनुएशन फंड है, कुछ इस तरह के फंड्स होंगे। उन फंड्स के अंदर पैसा कहाँ से जा रहा है, किस तरह जा रहा है, कब कब जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तो ये इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसको फिर रिटर्न के अंदर भी जो सॉरी वेल्थ स्टेटमेंट है वहां पर भी आपने इसको
अकाउंट फॉर करना जरूरी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन पूछना तो। ओके, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ स्विचिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट डू चेक फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड टैक्सेशन। अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को छोड़ के चल जाता है, अगर वो एम्प्लॉई जो है वो किसी और जगह एम्प्लॉयमेंट पे चला जाता है, तो उस सूरत में उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स की टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट होगी, कोई एग्जेम्प्ट होगा, कोई लास्ट ईयर्स की एवरेज रेट के ऊपर टैक्स होगा। तो आपने एम्प्लॉई को मिलने वाले पैसे जब आप बैंक स्टेटमेंट उठाएंगे, वहाँ पे सारे क्रेडिट्स देखेंगे, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि यार क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने देखनी जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जजेस, डिफेंस पर्सनल और अदर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, उनको लाजमी देखना है जब भी वो ऑन जॉब अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास आता है तो। टीचर रिसर्चर जो है उनकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे बाय 25%। हाउएवर टीचर रिसर्चर की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। अगर कोई बंदा किसी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मसलन कोई सिटी स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई बीकन हाउस में पढ़ा रहा है, कोई फ्रूट्स में पढ़ा रहा है, कोई इसी तरह के किसी और स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसके टीचर को ये रिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाउएवर कोई नॉन प्रॉफिट स्कूल है, जैसे हमारे क्लाइंट्स के ऊपर ये मौका फाउंडेशन वाले हैं या एंग्लो अरेबिक ट्रस्ट वाले हैं, ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये मतलब अपने, इनके पास जो टीचर रिसर्चर होते हैं, उन टीचर रिसर्चर को जो सैलरी पे की जाती है, उस सैलरी की एग्जेम्पशन है अप टू 40% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी 40% बाय अमाउंट ऑफ 40% रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछें। रिटायरमेंट, हामिद रहमान ने क्वेश्चन पूछा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स की एग्जांपल्स दे दें। देखिए, एक एग्जांपल तो यही है, जैसे अभी प्रोविडेंट फंड मैंने बयान किया था, फिर ग्रेजुटी फंड एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, बाज़ लोग गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चंद एक छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है, यही जनरली रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पशन ऑन मार्जिनल बेनिफिट्स। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं जो किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं या किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट भी अवेलेबल है। मसलन जो एम्प्लॉयज़ किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को अगर वो होटल या रेस्टोरेंट सब्सिडाइज्ड या मुफ्त खाना फराहम करता है, अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जैसे सेवर रेस्टोरेंट हो गया, ये तंदूरी हो गया और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, अगर ये एम्प्लॉयज़ को कोई मुफ्त या लो प्राइस पे खाना फराहम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को जाहिर सी बात है जितने पैसे खाने के बच जाएंगे वो एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन लॉ ये कहता है कि भाई इनको ये एग्जेम्पशन है, यानी इस बेनिफिट को टैक्स नहीं किया जाएगा। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को कोई मुफ्त या रिड्यूस रेट पे एजुकेशन फराहम करते हैं, तो उसको भी लॉ ने कहा कि ये भी एग्जेम्प्ट बेनिफिट होगा। और अगर कोई हस्पताल अपने एम्प्लॉयज़ को या उनके बच्चों को कोई सॉरी एम्प्लॉयज़ अपने या हस्पताल अपने एम्प्लॉयज़ को तो अगर कोई मुफ्त की मेडिकल फैसिलिटी फराहम करता है, तो उसकी भी एग्जेम्पशन होगी। एनी नॉन कैश बेनिफिट जैसे गाड़ियाँ, एकोमोडेशन वगैरह, इन सब को आपने अकाउंट फॉर करना है जब भी सैलरी टैक्सेशन या उसकी रिटर्न को आप बना रहे होंगे।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 6 मेरे पास बच गए हैं। थोड़ा सा लेक्चर मैंने लेट शुरू किया था। कोशिश करें नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी पहले आ जाए। मैं भी कोशिश करूँगा कि टाइम पे लेक्चर शुरू हो जाए। तो अभी हमने सैलरी का जिक्र मुकम्मल कर लिया, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कल फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।